तो स्टार्ट भी ऐसा है, आज के रिवीजन ही है आधी से ज्यादा। तो वो इसलिए है कि पॉइंटर्स आधे पिछले तो तुम कर गए हो, मतलब आधे से ज्यादा ही कर गए हो मेरा ख्याल है। लेकिन अब ये 3 लेक्चर्स हैं जो सिर्फ प्योरली पॉइंटर्स के ऊपर हैं। तो ये जरा मजेदार है, तो ये प्रॉपरली तुम्हें उसको वो कर देंगे, चीज को अपनी जगह पे ले आएंगे। तो पॉइंटर्स की रिवीजन बड़ी क्विक। पॉइंटर्स क्या होते थे? तो अगर पॉइंटर्स कोई आपसे डिफाइन करने को कह दे तो क्या कहोगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं? आर स्पेशल वेरिएबल्स विच होल्ड अ मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर एक्चुअली एक वेरिएबल ही है, एक्स्ट्रा चीज नहीं है वेरिएबल ही। लेकिन वो जरा स्पेशल इसलिए है कि उसके अंदर एक मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है, एक एड्रेस स्टोर करता है, इसलिए उसको पॉइंटर कहते हैं कि वो किसी सेल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। अब इसमें कुछ जबान बड़ी जरूरी है कि इसको यूज कैसे करते हैं। हाउ डू यू डिक्लेयर अ पॉइंटर? तो जिस तरह से तुम इंट एक्स करके एक इंटीजर डिक्लेयर करते हो ना, उस तरह से तुम इंट स्टार एक्स करके एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हो। ये एक पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। करते इसको इस तरह है कि एक्स इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। उल्टा पढ़ते हैं बेसिकली, मैं तो यही कहूंगा, एक्स इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो पॉइंटर हमेशा किसी डेटा टाइप की तरफ पॉइंट करता है। पॉइंटर हमेशा किसी किसी ऐसे सेल की तरफ पॉइंट करता है जहां पे खास डेटा टाइप पड़ी होती है। इंटीजर पॉइंटर जो है वो कैरेक्टर पॉइंटर की तरफ नहीं कर सकता, सो ऑन। ठीक है, पहली तो ये चीज होगी कि इसको डिक्लेयर कैसे करना है। दूसरी बात ये है कि इसको असाइन कैसे करना है। तो असाइन कैसे करते थे? वो इस तरह करते थे। और यहाँ पे इसको पढ़ते कैसे थे कि यहाँ पे एम्परसेंट जो था वो इज रेड एज एड्रेस ऑफ। इस लाइन को तुम ऐसे पढ़ोगे कि x इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ y। बस आगे बात सिंपल है कि जो भी y का एड्रेस है वो x में असाइन हो जाता है। ये दोनों काम इकट्ठे कर लो तो वो जिस तरह वेरिएबल्स में इनिशलाइजेशन करते थे वैसे ही हो जाएगी। सिंपल, इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल टू एम्परसेंट y। ठीक है, तो पॉइंटर डिक्लेयर भी हो गया, साथ ही वो इनिशलाइज भी हो गया। ये दोनों काम आपने उसमें इकट्ठे इनिशलाइजेशन में कर दिया। इसके बाद उसको एक्सेस करना होता था। एक्सेस में दो चीजें थी। अगर तो तुम सिर्फ पॉइंटर का नाम लेके उसको एक्सेस करते हो ना, तो तुम्हें यू गेट मेमोरी एड्रेस का जो एड्रेस होएगा वो उसकी वैल्यू होएगी, वो मिल जाएगी। अगर तुम स्टार एक्स करके करते हो तो स्टार इज कॉल्ड द डी रेफरेंस ऑपरेटर। यानी अगर तुम बेसिकली इसको गूगल करना चाहोगे तो तुम डी रेफरेंस ऑपरेटर को गूगल करोगे जाके। ठीक है, और पढ़ते इसको क्या हो, आसान ये है कि इसको पढ़ते हैं वैल्यू एट फलाना जगह। ये इसकी छोटी सी समरी थी जहां तक आप गए हुए हो। एक और चीज आपने पढ़ी हुई है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। उसको मैं रिवाइज इस वक्त बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, इतने को मैं जरूर आपको चला के दिखा देता हूँ ये क्या कर रहा है। तो जब तुमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू 10 है, फिर तुमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, उस पॉइंटर को तुमने उसकी तरफ पॉइंट करवाया, पी टी आर इज इक्वल टू एम्परसेंट एक्स। ठीक है यार, अब इतना आहिस्ता आहिस्ता जाना तो नहीं बनता वैसे, लेकिन चलो। तो अभी ये हुआ है कि तुमने एक सेल एक्स डिक्लेयर किया है, उसके अंदर वैल्यू तुमने रखी है 10। अब उस सेल तक पहुंचने के तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक एक्स है और एक तुम्हारे पास पीटीआर है, पॉइंटर। ठीक हो गया, ये काम अभी हमने किया है। ये इन दो लाइनों में अभी तक हमने ये काम किया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो बस ये आखिरी मौका है इसको संभालने का, कुछ पूछने का। अब ये तेज हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, ओके गुड, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब
जो बात मैं यहाँ पे कर रहा था, जो मैं कह रहा हूँ इतने राम राम से तो नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि अब मैं कहता हूँ सी आउट करो एक्स, फिर मैं कहता हूँ सी आउट करो पीटीआर एंड एल, फिर मैं कहता हूँ कि सी आउट करो स्टार पीटीआर। तो ये सारा क्या हमें प्रिंट करके देता है? सी आउट एक्स करके एक्स की वैल्यू, बोली जो ना, एक्स की वैल्यू, यानी फिर 10। स्टार पीटीआर नहीं वो सब कुछ है ना तुम्हारे पास, तो तुमको 10 प्रिंट होएगा इस पर। 10 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इधर क्या प्रिंट होएगा? इधर वो एड्रेस, इधर कोई एड्रेस प्रिंट होएगा जिसकी पहचान तुम्हें बताई दी है 0x से स्टार्ट होता है। 0x, अच्छा, इधर क्या प्रिंट होएगा? वही फिर एक्स की वैल्यू पॉइंटर प्रिंट होगा। हाँ नहीं, वैल्यू यानी क्या प्रिंट होएगा? वैल्यू, वैल्यू यानी 10। भाई वैल्यू क्या है उसकी, उस जिस जगह पे वो पॉइंट कर रहा है उस सेल की वैल्यू क्या है? वो 10 है, तो 10 प्रिंट होएगा ना। तो पहले सबसे पहले वाला तो डेफिनेटली 10 होएगा, ठीक है, वो एक्स की वैल्यू आपने प्रिंट करवाई है। फिर जब पॉइंटर प्रिंट करवाओगे तो कोई एड्रेस आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन कोई एड्रेस आएगा, वो आ गया, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद स्टार पीटीआर है दोबारा, तो ये वैल्यू ऑफ पीटीआर है, तो उस सेल पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 10, तो वो वाली वैल्यू प्रिंट हो जाती है। कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ तक ठीक होना चाहिए। तो ये वो बेसिक 2-3 ऑपरेटर्स हैं जिनसे पॉइंटर्स बेसिकली चलते हैं, ठीक है। इस्तेमाल इसका कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में था, उसमें हम इस वक्त नहीं जा रहे, अगर बुक जाएगी तो हम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो बुनियादी पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, डिक्लेयर कैसे करते हो? स्टार लगा के, इंट स्टार माई पीटीआर। फिर मल्टीपल पॉइंटर्स इकट्ठे डिक्लेयर कर दो, कोई मसला नहीं। पॉइंटर को यार एज अ वेरिएबल समझो, तो तुम जिस तरह 10 वेरिएबल्स इकट्ठे डिक्लेयर कर सकते हो उस तरह 10 पॉइंटर्स इकट्ठे डिक्लेयर कर दो। तुम मिक्स कर लो, यानी एक पॉइंटर बना लो, एक सिंपल वेरिएबल बना लो, एक अरे बना लो, सारा कुछ इकट्ठा कर लो, नो प्रॉब्लम। ये एग्जांपल है जो हमने अभी किया है कि एक वेरिएबल में 10 है और पीटीआर को हमने पॉइंट करवाया है उसकी तरफ, ठीक है। तो अब मैं आपसे चीज़ें पूछना शुरू करता हूँ। ये वो बात आ गई कि स्टार डी रेफरेंस है और एम्परसेंट जो है वो है वैल्यू। बबल सॉर्ट की तरफ बाद में आता हूँ, पहले मुझे एग्जांपल्स चाहिए। इधर कोई एग्जांपल्स ही नहीं है। अच्छा, एग्जांपल्स हैं ही नहीं एक्चुअली, इसलिए वो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। चलो ठीक है, अ, फिर खुद बनाएं, फिर खुद एग्जांपल बनाएं और खुद कर लें। लो भाई, फिर क्वेश्चन आपसे ये है कि राइट अ फंक्शन, नहीं, राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट्स टू इंटीजर्स इनटू टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। सिंपल बात है। अभी तक हमने एक्स एंड वाई के अंदर दो वेरिएबल्स इनपुट कर दिए। पास दिस डेटा टू अ फंक्शन कॉल्ड स्वैप। फंक्शन का नाम स्वैप होना चाहिए, ठीक है। एंड द स्वैप फंक्शन should swap the values of the variables such that, शर्त ये है कि when we print x and y in main uh, we should get swapped values. स्वैपिंग समझते हो ना, एक चीज दूसरे में, दूसरी पहले में, यानी x में अगर 10 है और y में 20 है, तो जब वापस आऊंगा तो वो स्वैप हुए होंगे, उल्टे हुए होंगे, लेकिन ये काम करना एक फंक्शन के जरिए से है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा ख्याल है वो सारा कुछ ही कवर हो जाएगा बेसिकली। ये बड़ा अच्छा है कि अगर ये खुद बना लो तो बहुत ही अच्छा है कि बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। कुछ थोड़ा सा सोचो, मुझे आइडियाज दो और मैं स्टार्ट करता हूँ। टोटली तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ा, तुमने नहीं बनाना, बस तुमने सिर्फ आइडियाज देने, बना बना मैं दूंगा। तुम्हें स्टार्ट करना तो कोई मुश्किल नहीं है ना।
राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट्स टू इंटीजर्स इनटू वेरिएबल्स x एंड y। खत्म बात। int x int y c in x c in y। खलास हो गया, दो वैल्यूज इनपुट हो गई। अब इनको प्रिंट करवा लो। ठीक हो गया। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना है स्वैप का, और कुछ ऐसा हो कि जब मैं वापस आके यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ वैल्यूज तो वो उल्टी हुई हैं। ठीक है, यानी अभी मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, फिलहाल तो स्वैप नहीं है। खैर, इस दफा मैं एंटर करता हूँ 10 और 20, तो वो पहले 10 20 प्रिंट करेगा, और जाहिर बात है बाद में भी 10 20 करेगा। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है। तो लेकिन मेरी जिद ये है कि जब मैं स्वैप का फंक्शन कॉल कर दूं तो इसमें 20 आ चुका है और इसमें 10 आ चुका है। अब ये काम आप कैसे करते हो? बड़ा ही बेसिक सा काम है, लेकिन कैसे? तो जाहिर बात है हमें एक फंक्शन लिखना है स्वैप नाम का, तो ये काम करेगा। अगली बात ही मेरा ख्याल है जाहिर सी बात ही है कि हम उसको डेटा पास करेंगे। मतलब उस किसको स्वैप करे, उसको डेटा तो पास करो ना। एक्स और वाई हमने उसको पास कर दिया, उसने उसको रिसीव कर लिया इंट ए और इंट बी में। क्योंकि आप में से कोई बंदा बोल नहीं रहा, इसलिए मैं खुद ही कर ही जा रहा हूँ, वरना आप बोल सकते हो। मुझे बता दो, कुछ गलती है, कोई आइडिया देना है, कुछ करना है, जरूर बोलो। पॉइंटर भी लगा देंगे फंक्शन के अंदर। पॉइंटर, जब पॉइंटर लगाएंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। है तो ये ठीक बात, लेकिन क्यों लगाएंगे? वजह क्या है? ऐसे ऐसे करने में क्या मसला है? ऐसे करने के अंदर मसला ये आएगा, अगर हम ऊपर वैल्यू तो दे दे उसे अपनी मर्जी से, सी हम्म आउट के अंदर सी इन करा के हम्म। 20 ठीक है और ठीक है बी, ठीक है, आगे चलो आगे चलो। अपनी मर्जी से वैल्यूज दे दी ऊपर, फिर तो वो फिर वो भी ठीक है, लेकिन इजी वही रहेगा कि डायरेक्ट हम पॉइंट लगा के पॉइंटर के नहीं, साथ। पहली बात तो ये है कि वो ठीक नहीं है। ये जरा देखना एक मिनट। चलो मैं और आसान कर देता हूँ, इसको एक्स और वाई कर दो। चलिए इसको ऐसे ही रहने दो, क्यों एक्स और वाई करूँ? अब आपको इतनी समझ होनी चाहिए। तो पहला सवाल मेरा से ये आपसे ये है कि ये कॉल बाय वैल्यू हो रही है, ये कॉल बाय रेफरेंस हो रही है? ये कॉल बाय वैल्यू हो रही है। ये कॉल बाय वैल्यू हो रही है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था? कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम रिटर्न नहीं करते। नहीं, याद करो, किसी को भी, जिसको भी याद आ जाए। कॉल बाय वैल्यू लेक्चर 12 में क्या होता था? ये करवाऊं दोबारा? इसका मतलब है कि इसके बगैर तो नहीं आगे होना। नहीं, इसके बगैर तो आगे नहीं चला जाना। कॉल बाय वैल्यू डिफॉल्ट होती थी फॉर वेरिएबल्स। का मतलब था कि जब भी तुम वेरिएबल्स पास करते थे ना इस तरह से, तो वो कॉल बाय वैल्यू ही हो रही होती थी, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात ये कि होता क्या था इसमें इसमें ये होता था कि लोकल कॉपी वाज पास्ड, ओरिजिनल वाज नॉट नो। टच्ड। इसमें ये होता था कि जब तुम इधर से एक्स और वाई पास करते थे तो तुम्हें सोचने के लिए कहा था कि प्लीज कभी भी एक्स और वाई ना समझना, हमेशा समझना कि 10 और 20 जा रहा है। ये इस तरह से सोचोगे तो जिंदगी आसान होएगी कि 10 और 20 जा रहा है। अब 10 की एक फोटोकॉपी बना के हमने इसको दी, इसके अंदर 10 आ गया, फोटोकॉपी चली गई। 20 की फोटोकॉपी बना के हमने इसको दी, इसके अंदर फोटोकॉपी चलेगी। ओरिजिनल डेटा को कुछ नहीं होता, ओरिजिनल डेटा सेफ अपनी जगह पे पड़ा रहता है। इस एक्स और वाई को फंक्शन नहीं छेड़ सकता। कॉल बाय वैल्यू की डेफिनेशन ये है कि ओरिजिनल टच नहीं हो सकता। तो फंक्शन उस डेटा के साथ जो मर्जी करता फिरे, ए और बी के साथ, लोकल डेटा के साथ जो मर्जी करता फिरे, वापस आओगे तो अभी भी वो 10 और 20 पड़ा होएगा। ठीक है, वापस आओगे तो अभी भी 10 और 20 पड़ा होएगा, मतलब वो ओरिजिनल को नहीं छेड़ सकता। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन में ये थी कि कॉल बाय वैल्यू से आपने जान छुड़ानी थी, इसमें कॉल बाय वैल्यू नहीं हो सकता। आपने क्वेश्चन पढ़ते ही हिसाब लगाना होता है कि भाई इसमें क्या ओरिजिनल को छेड़ना है या नहीं छेड़ना। अगर ओरिजिनल को छेड़ना है तो कॉल बाय रेफरेंस है, खत्म बात। वो कोई चॉइस ही कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें एड्रेस ऑफ ओरिजिनल डेटा वाज पास, ये एफिशिएंट था।
लेकिन ये रिस्की भी था। इसके बारे में जो पहले चीजें पढ़ी थी, बहरहाल इसमें हमने ये कहा था कि ओरिजिनल का एड्रेस भेजना है, यानी मैंने इस दफा एक्स एक्स का एड्रेस भेजना है और वाई का एड्रेस भेजना है। ये कॉल बाय रेफरेंस हो गई। आपके लेवल पे शायद क्वेश्चन आपको बता दे कि भाई यूज कॉल बाय रेफरेंस या यूज कॉल बाय, लेकिन नॉर्मली नहीं बताया जाएगा। नॉर्मली आपने खुद हिसाब लगाना है कि यहाँ पे मुझे कौन सी सिचुएशन मेरे लिए ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने नीचे से एड्रेस पास किए हैं, ये एड्रेस आ रहा है, तो इसको रिसीव नॉर्मल वेरिएबल तो नहीं कर सकता, इसको रिसीव पॉइंटर करेगा। पॉइंटर्स आर स्पेशल वेरिएबल्स विच होल्ड अ मेमोरी एड्रेस। तो अगर एड्रेस स्टोर करवाना है तो तुम्हें पॉइंटर चाहिए। अब ए और बी पॉइंटर्स हैं, तो इनके साथ तुम्हें वो डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब अगर मैंने कहा कि वो जहाँ पे ए पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू 200 हो गई और जहाँ पे बी पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू 300 हो गई, अब जब मैं वापस आता हूँ और इस एक्स और वाई को प्रिंट करवाता हूँ, तो अब क्या प्रिंट होता है? 200 और 300। भाई इस दफा आपने ओरिजिनल डेटा का पॉइंटर दिया है, फंक्शन ने उस पॉइंटर को यूज करते हुए ओरिजिनल डेटा को चेंज कर दिया, वहां पे 200 लिख दिया। तो अब जब आप वापस आते हो तो एक्स और वाई के अंदर वो नई वैल्यूज होंगी 200 और 300, और यही तो सारी लॉजिक है कॉल बाय रेफरेंस की, कि ओरिजिनल को तब्दील करना है। यहां तक ठीक है? ठीक है सर। इसमें थोड़ा सा परेशान हूं मैं कि मुझे ये क्यों रिपीट करना पड़ा, ये बिल्कुल जायज नहीं है ये रिपीट करना। खैर, अब क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन क्या था? स्वैप करना है। अब स्वैप करो। ये अगर स्वैपिंग पहले कभी नहीं की हुई तो अपने सामने एक पानी का ग्लास रखो भर के और एक लस्सी का ग्लास रखो भर के। अब इनको स्वैप करना है। तो तुम ऐसे नहीं कर सकते कि ए इक्वल टू बी, इस तरह नहीं होता, क्योंकि तुम पानी वाले ग्लास, पानी के अंदर अगर तुम लस्सी वाला ग्लास डाल दोगे तो फिर ये स्वैपिंग तो नहीं ना होगी। तो तुम्हें हमेशा एक तीसरा ग्लास चाहिए होता है। ठीक है? तुम पानी उसमें डालते हो, फिर पानी वाला ग्लास खाली हो गया ना, उसके अंदर तुम लस्सी डालते हो, और फिर वो लस्सी वाला ग्लास जब खाली हो गया उसके अंदर तुम वो ओरिजिनल टेम्प डाल देते हो। ठीक है? स्वैपिंग इस तरीके से होती है। तो इसको जब लेके वापस आते हो अब, तो अब आप 10 और 20 देते हो। ये इंतहाई ज्यादा पावरफुल चीज हुई है। आपने कॉल बाय रेफरेंस करके इस ओरिजिनल डेटा का पॉइंटर्स पकड़ाए फंक्शन को। फंक्शन ने सिंपल मैनिपुलेशन, वो पानी और लस्सी को स्वैप करके उसने वो ये उसको 20 और 10 कर दिया। लेकिन बड़ी पावरफुल बात ये है कि अब मेन के अंदर ये जो ओरिजिनल डेटा था इसी को आपने छेड़ दिया, इसी को आपने तब्दील कर दिया। तो ये मतलब स्वैपिंग करना थोड़ा सा टेढ़ा सा काम है, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। प्लीज कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। आसान है, चलो कहते होते मान ला। मैं नहीं, आसान नहीं है, आसान। किसी एंगल से आसान नहीं है। इंतहाई ये 3 लेक्चर्स जो हैं ये सबसे ज्यादा जान निकालने वाले होते हैं C++ में। तो ये आसान नहीं है किसी एंगल से। आसान नहीं है सर। बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है जो इसको इस्तेमाल करती है। बबल सॉर्ट हमारे कोर्स में नहीं है, शुक्र है कि नहीं है। है यार? नहीं है। स्वैपिंग ही करके दिखा रहा है, बबल सॉर्ट नहीं कर रहा। बबल सॉर्ट एक टेक्निक है जो मतलब सॉर्टिंग करती है। ठीक है? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसके अंदर स्वैपिंग इस्तेमाल होती है। ये वहां से हमें दिखाया गया है। अच्छा, एक बात यहाँ पे कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर तुम्हें सड़क पे को रोक के कहे कि यार तुम C++ पढ़ते हो, तो तुम्हें पता है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में कि काम कैसे करना होता है, उनमें से अच्छी कौन सी है? तो जवाब इनमें क्या से दो? इनमें से अच्छी सर जी कॉल बाय रेफरेंस है। 100% जवाब यही होगा। काफी काम आसान कर देता है। जवाब यही होगा। एक्चुअली
टेक्निकली जवाब ये है कि भाई जिस सिचुएशन में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मैं वो वाली इस्तेमाल कर लेता हूँ, कॉल बाय वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है मैं वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे सिर पे को बंदूक रख के कहे कि नहीं एक 10 मैनो, तो वाकई कॉल बाय रेफरेंस बेहतर है, वो एफिशिएंट है, वो पूरे के पूरे डेटा की फोटोकॉपी नहीं बनाती, वो ओरिजिनल का एड्रेस पास करती है। ठीक है, पहला जवाब तो तुम्हारा दुरुस्त है, वाकई कॉल बाय रेफरेंस अच्छी है। कॉल बाय रेफरेंस के अंदर कीड़ा निकालो, सिर्फ एक कीड़ा है, वो क्या है, इसमें गलती क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसके अंदर यही है जी कि ये ओरिजिनल डाटा छेड़ देती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है, ये वो लाइब्रेरी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लाइब्रेरी में से अगर आप किताब लेने जाते हो और बड़ी कोई नायाब सी किताब है, तो लाइब्रेरियन आपको उसकी फोटोकॉपी करके फोटोकॉपी दे देता है, ओरिजिनल नहीं वो देता बना कभी। रहे वो कॉल बाय वैल्यू था, वो बड़ा अच्छा था कि ओरिजिनल सेफ रहता है, लेकिन उसमें इनएफिशिएंसी है ना कि पूरी किताब की फोटोकॉपी बन रही होती है। तो कॉल बाय रेफरेंस में ये है कि वो तुम्हें ओरिजिनल ही दे देता है, ओरिजिनल का एड्रेस दे देता है। तो अब ओरिजिनल रिस्क पे आ जाता है, ये वाहिद प्रॉब्लम है कॉल बाय रेफरेंस की। ठीक है, दिस इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट के बारे में कुछ थ्योरी नहीं मैं ज्यादा बताऊंगा, कुछ है नहीं थ्योरी ज्यादा। तो कॉन्स्ट इस तरह से इस्तेमाल होता है। अब लेकिन मैं ये कोड नहीं चला सकता, ये कोड अब नहीं चलेगा। है जी, कोई इंटेलिजेंट, कॉन्स्ट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। अब कोई इंटेलिजेंट गेस करे कि ये हुआ क्या है, ये मैंने किया क्या है। सर ये पूरा फंक्शन कॉन्स्टेंट में चला गया, ना ना कॉन्स्टेंट ना, हो फंक्शन गया। नहीं, फंक्शन नहीं। अगर फंक्शन मैंने कांस्टेंट करना होता तो मैं इधर लिखता, अगर मैंने फंक्शन कांस्टेंट करना होता, फंक्शन नहीं किया मैंने, सिर्फ तो इसको खाली कांस्टेंट किया। एक्स और वाई की जो वैल्यू है ना वो कॉन्स्टेंट हो गई है। एक्स का एड्रेस पास हुआ, वो एड्रेस हमने रिसीव किया इस पॉइंटर के अंदर। अब अगर इसको मैं कॉन्स्ट डिक्लेयर कर देता हूं तो इसका मतलब है कि ये जो मैं डेटा लेके आया हूं इसको मैं एक्स और इस्तेमाल तो वाई कर की सकता वैल्यू हूं। कॉन्स्टेंट हो जाएंगी ना, तो वो फिर एग्जैक्टली कि ए मैं, और बी के अंदर भी कॉन्स्टेंट ही रहेंगी, मतलब हिलेंगी ही नहीं। फंक्शन उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, कॉन्स्ट इस्तेमाल करने से ये होता है कि यू गेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस, यानी तुम्हें एफिशिएंसी मिल जाती है। एफिशिएंसी ये है कि ओनली पॉइंटर इज पास्ड, ये एफिशिएंसी थी, ये तुम्हें अभी भी मिल जाती है। बट बाय यूजिंग कॉन्स्ट फंक्शन गेट्स अ रीड ओनली कॉपी ऑफ डेटा। बस मैं यहाँ पे बोलना बंद करूंगा। कॉल बाय रेफरेंस बेहतरीन चीज है, एफिशिएंट चीज है, यही इस्तेमाल होती है, यही करनी है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक है कि ओरिजिनल डेटा को रिस्क होता है। तुम ओरिजिनल का एड्रेस पास कर रहे हो, ओरिजिनल को तबाह बर्बाद कर सकता है फंक्शन। इलाज उसका कॉन्स्ट इस्तेमाल करना है। कॉन्स्ट से ये होता है कि एफिशिएंसी तो रहती है, तुम एड्रेस तो पास करते हो, लेकिन फंक्शन को जाती है रीड ओनली कॉपी। जाहिर बात है ये उन केसेस में फजूल है जिन केसेस में तुमने ओरिजिनल को वाकई चेंज करना है। भाई अगर तो तुमने ओरिजिनल को वाकई चेंज करना है फिर तो कॉन्स्ट नहीं ना करोगे, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तुम कॉन्स्ट यूज करोगे ताकि तुम सेफ खेलो, ताकि फंक्शन सिर्फ रीड ओनली कॉपीज यूज कर सके। तो कॉन्स्ट का इतना इस्तेमाल है। इसमें एक आधी और बात है अभी, लेकिन वो आगे जाके करूंगा, यहाँ नहीं। लो भाई, ये एग्जाम्पल भी छोड़ दिया और अब मैं चलना चाहता हूँ आगे। यहाँ तक तो एक्चुअली मानो या ना मानो लेकिन ये रिपीट था। ये तो सारा कुछ हम पहले कर चुके थे। तो हम थोड़ा सा आगे चलना चाहते हैं, हम पॉइंटर्स और अरेज की बात करना चाहते हैं। पॉइंटर्स एंड अरेज की बात करना चाहते हैं, ये नई बात है आपके लिए, ये लेक्चर 12 में बिल्कुल नहीं थी। अभी तक हमने बात की है सिंपल वेरिएबल की, कि सिंपल वेरिएबल में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस किस तरीके से चलता है, क्या होता है। अब अरेज में जरा थोड़ा सा खेल के देखते हैं। ठीक है, अभी आपकी दुनिया तो उल्टाएगा, लेकिन जरा थोड़ा साथ रहना मेरे। इतनी बड़ी अरे ना बनाओ, बस 5 की बना दो, बड़ी है।
तो 23 2 3 4 5 6 1 2 6 क्यों 5 1 2 3 4 5 तो बस 5 सेल्स की अरे बना लो, ठीक है, इट्स फाइन। लो जी, अब आपसे क्वेश्चन है, क्या आएगा? अरे प्रिंट हो जाएगी सर। नहीं, सोच के करना, गालियां दूंगा। अगर रे प्रिंट होनी थी तो फिर अब इस पौड़े में क्यों पढ़ते थे? ये जो ये वाला सारा मसला था, कि हम फिर ये क्यों करते थे? रे के साथ तो हम ऐसे काम करते थे ना, एक लूप बनाते थे, 5 दफा चलाते थे और एक एक सेल करके प्रिंट करते थे, उठाते थे, वट जो भी करते थे। याद आया? और क्या सर? अच्छा, तो अब सवाल ये है कि अरे का नाम जब प्रिंट करते हो, जब खाली कहते हो कि अरे ही प्रिंट कर दो, तो वाकई दिल तो यही करता है कि सारी अरे प्रिंट हो जाती, नहीं होती। होता क्या है ये देख लो, होता ये है, हाँ जी आओ, ये क्या हो गया? अरे का नाम, अरे नेम इज अ कांस्टेंट pointer which points to the first cell of the array। मैं ये नहीं करता। ये आपके लिए एक नई बात है, ठीक है, ये आपके लिए एक नई बात है, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं सिर्फ वो अब दिखाना चाह रहा था कि होता क्या है। तो अरे का नाम जब प्रिंट करते हो ना, जब अरे का नाम ARR को प्रिंट करते हो, तो ये बजाते खुद एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है जो अरे के पहले सेल पे पॉइंट कर रहा होता है। अच्छा, वेरी क्विकली, अगर हम जब अरेज बनाते थे तो अरेज ये होती थी कि 10 सेल्स मेमोरी में, 5 सेल्स हमने ले लिए हैं, कॉन्टिगुअस सेल्स होते थे, इकट्ठे पड़े होते थे, और उनमें रकमें, इनमें वैल्यूज सारी पड़ी होती थी कि पहले में 23 पड़ा है, दूसरे में 12 पड़ा है, तीसरे में फलाना फलाना, समझ गया ना बात को? 5 सेल्स की अरे। मैं तुम्हें आज सिर्फ एक नई बात बता रहा हूँ कि जो अरे का नाम है ना, ARR, ARR, वो बजाते खुद एक पॉइंटर होता है, वो मतलब इट्स अ पॉइंटर जो अरे के स्टार्ट पे पहले सेल पे पॉइंट कर रहा होता है। और एक बात मैंने ये की है कि इट्स अ कांस्टेंट पॉइंटर, विच मींस कि तुम इसको पॉइंटर को पकड़ के हिला नहीं सकते। अगर तुम इसको पकड़ के कहीं और ले जाने की कोशिश करोगे तो वो सिंटैक्स एरर है। इट्स अ कांस्टेंट पॉइंटर व्हिच पॉइंट्स टू द फर्स्ट सेल ऑफ द अरे। अच्छा, अगर ये बात ठीक है, तो अगर इस पॉइंटर को सॉरी दोबारा चलाते हैं, लो भाई, मेरा क्वेश्चन यार, मैंने बेसिकली ये पूछना है कि इस 23 को प्रिंट कराओ, 23 कैसे प्रिंट कराओगे? क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो 23 है, इसको कैसे आप प्रिंट करवाओगे? तो जब वैल्यू चाहिए होती है तो आप स्टार दबाते हो, डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हो, तो अब ये एड्रेस आ जाएगा, ये उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले में एड्रेस आ गया, दूसरे में उस सेल की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी फर्स्ट सेल पे पड़ा क्या था? 23। सारी इधर बीट कर देंगे। तुमने जब एक अरे डिक्लेयर की 5 सेल्स की, तो तुम्हें ये दिमाग में कॉन्सेप्ट पिछली क्लासेस से है कि 5 सेल्स की अरे इस तरह की बन गई, ये कोई नई बात नहीं हुई। मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अरे का जो नाम है वो बजाते खुद एक पॉइंटर होता है जो अरे के स्टार्ट पे पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। अगर ऐसे आसान लगता है ऐसे कर लो, अगर ऐसे आसान लगता है ऐसे कर लो, मुझे कोई परवाह नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें अरे ऐसे आसान लगती है करनी तो ऐसे कर लो। तो इसमें 23 पड़ा हुआ है, इसमें 12 पड़ा हुआ है, सो ऑन। और अगेन, जो मेरी आज जिद है सिर्फ वो ये है कि अरे का नाम इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट पॉइंटर जो यहाँ पे पॉइंट कर। अब मैंने तुम्हें ये कहा कि जब तुम उस ARR को प्रिंट करवाओगे
तो जाहिर बात है तुम समझ गए हो कि कोई एड्रेस आएगा, कोई पॉइंटर आएगा जो प्रिंट होएगा। अब इस 23 को कैसे प्रिंट करना है, तो उस पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको कैसे प्रिंट करना है, तो जाहिर बात है तुम यूज करोगे स्टार ARR, विच मींस के डी रेफरेंस करोगे। पीछे से आवाजें आती हैं यार, थैंक यू। तो जब तुम मतलब बात एक्चुअली बात सिंपल सी है, अगर तुम ये सारा कुछ जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये भूल जाओ और मैं तुम्हें सिर्फ ये तस्वीर दिखाऊं, किसी अनाड़ी को भी दिखाऊं और उसको कहूं कि यार ARR एक पॉइंटर है जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो उस अनाड़ी को फौरन पता चल जाएगा कि अगर ARR को प्रिंट करोगे तो एड्रेस आएगा, पॉइंटर है। और अगर उस सेल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो डी रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल करेगा, वो स्टार इस्तेमाल करेगा, तो उस सेल की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड। अगले को कैसे प्रिंट करना है, ये मुश्किल हो जाता है। यानी अगला सेल जो 12 है उसको कैसे प्रिंट करना है। अब तुम इस ARR पॉइंटर को अगर आगे लेके जाओ, एक सेल आगे लेके जाओ और अब इस एड्रेस को डी रेफरेंस कर दो, समथिंग लाइक दिस। अब तुम क्या कह रहे हो, अब तुम कह रहे हो कि ARR जो पॉइंटर था उसमें 1 ऐड करो, यानी वो एक सेल आगे चला जाए, तो वो इधर आ गया। और अब इस एड्रेस को मैं जब डी रेफरेंस करता हूं तो दैट वुड गिव मी द नेक्स्ट वैल्यू। अब वो 12 की नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। सीखने का तरीका यही कि पहले कागज पे करो, फिर उसको चला के देखो और देखो क्या होता है। सर जी पहला जो है वो एड्रेस प्रिंट कर देता अगर हम, जी हो गया। ठीक है, फिर वो वैल्यू प्रिंट कर देगा स्टार ARR। मतलब जल्दी ना करो, समझ के करो। हाँ मतलब पूछ रहे हो, बता रहे हो, क्या कर रहे हो। सर जी वो बस क्लियर कर रहा हूँ ना। हाँ देखिए तुम्हारे सामने है इस वक्त स्टार ARR क्या कर रहा है, पहली वैल्यू प्रिंट कर रहा है। प्रिंट कर, उससे अगली लाइन मुश्किल है एक्चुअली। उससे अगली लाइन के अंदर वो फिर अगली अरे के अंदर जा रहा है, अगले सेल में चल रहा है। ये जरा मुश्किल है। अब ARR का पॉइंटर यहाँ पे है, जब उसको +1 करोगे तो वो एक सेल जंप करके अगले सेल पे आ जाएगा। अब पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब जब उसको स्टार करोगे तो इसका मतलब है कि जहां पे ये वाला पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, तो ये वो अगला सेल देगा, यानी 12। और इनफैक्ट अरे प्रिंट करने का एक ये भी तरीका होता है, <4 करेंगे ना, <5 करेंगे। या तुमने घिसा पिटा अरे का एक तरीका पढ़ा हुआ है, तो मैं तुम्हें कहता हूँ तुम इस तरह से अरे प्रिंट करो। हाँ जी, कुछ पल्ले पड़ती है। हाँ सर, यस सर, ये आई की वैल्यू है ना, आई की वैल्यू हमने आगे जमा करते रहना। आगे कर दिया। अब मसला ये है कि तुम्हें एग्जाम में कहा जाएगा, तुम्हें साफ साफ कहा जाएगा कि यूजिंग पॉइंटर्स प्रिंट द अरे। इसके अंदर वो कोई कहीं पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा, तो ये पॉइंटर इस्तेमाल करते हुए पूरी अरे तुम्हारी प्रिंट हो जाती है। ठीक है, 23 12 लेकिन इस दफा एड्रेस नहीं है, एड्रेस कैसे लाना था, खाली अरे डाल देना, अरे अरे नहीं खाली अरे दोगे तो वो तो फिर बार बार एक ही सेल का एड्रेस आएगा ना। अरे प्लस करते हैं जो हर दफा, ये स्टार हटा दो बेसिकली, तो अब वो सारे सेल्स का एड्रेस आ जाएगा। बल्कि यार ये तुमने बड़ा इंटरेस्टिंग काम करवा दिया है। अब सुनो जरा, वैसे तो तुम ये पूरा नंबर नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम ये तो पढ़ सकते हो ना कि ये 00 लिखा हुआ है। अगला सेल किधर है, 004 में। वजह 01 पे क्यों नहीं है। अरे तो इकट्ठी पड़ी होती है, अरे तो कंटिन्यूअस होती है, अरे तो जुड़ी भी होती है ना एक दूसरे के साथ, उसमें तो सेल जंप तो नहीं हो सकते। तो ये कैसे हो गया कि ये एड्रेस नंबर 0 पे है और ये एड्रेस नंबर 4 पे है और ये एड्रेस नंबर 8 पे है, ये कैसे हो गया। तो हिंट ये है इसमें कि अरे की डेटा टाइप क्या है, 2 बाइट 4 इंटीजर है। अरे की डेटा टाइप इंटीजर है और एक इंटीजर मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है। ये हमने किताब के पहले सफे में पढ़ा होगा। तो कागज पे बनाते हुए तो अरे ऐसे ही बनाते हो, लेकिन टेक्निकली ये 4 सेल हैं मेमोरी के, क्योंकि इंटीजर 4 लेते हैं। इतना मुश्किल नहीं कर सकता ना बंदा, अगर डायग्राम्स ऐसे बनाना शुरू कर दे तो फिर तो गए बिल्कुल।
लेकिन दिमाग में आपके ये होना चाहिए कि हाँ यार ये 4 सेल्स ले रहा है। अच्छा, तो पॉइंटर्स और अरेज का रिश्ता जो है ना वो बड़ा क्लियर होना चाहिए दिमाग में। अरे का नाम बजाते खुद एक पॉइंटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे किताब में बड़ी जबरदस्त एग्जांपल्स हैं और मैं वो करूंगा, ठीक है। आओ जी, ये 3 लाइनें क्या कर रही हैं, जब आपको समझ आ जाए तो मुझे बता देना। पहले तो 10 नंबर की अरे बननी है। ये इस तरह बनानी है या ऐसे बनानी है, तुम्हें किस तरह आसान लगती है, मैं उस तरह से बनाता हूँ। जी जैसे बना ले, है तो सेम ही है। हाँ है सेम ही, बेहतर ये होता है वैसे, ये मेमोरी वाला बेहतर होता है, लेकिन आई गेस ये आसान होती है। तो मैं एक 10 सेल्स की अरे बना रहा हूँ, ठीक है। और क्या नाम था अरे का? अरे का नाम नहीं देखा। वाई। अरे भाई। तो वाई अब से ऐसे बनाया करो कि वाई एक कांस्टेंट पॉइंटर है जो अरे के स्टार्ट पे पॉइंट कर रहा है। हेलो जी, समझ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अरे का नाम वाई है। तुमने आज ये नया सीखा कि वाई को तुमने इस तरह से दिखाना है कि अरे का नाम एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है। दूसरी लाइन में क्या हो रहा है? वो अरे की वैल्यू है। नहीं, ये गौर से करना। पॉइंटर। एक पॉइंटर बन रहा है, पॉइंटर पर अरे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, एक पॉइंटर बन रहा है वाई डिक्लेयर पीटीआर किया, जो पॉइंटर डिक्लेयर किया। एक एग्जैक्टली डिक्लेयर किया, जो हवाई पॉइंटर है, जो मुझे नहीं पता कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, किसी एक जगह पे पॉइंट कर, हवाई पॉइंटर है ना, कोई असाइन नहीं हुआ हुआ। इसी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो वाई पीटीआर को असाइन कर देता है वाई के इक्वल, यानी जिस जगह पे वाई पॉइंट कर रहा है उस जगह पर ही वाई पीटीआर भी आकर पॉइंट करने लगता है। ये तीसरी लाइन में होता है, ये तीनों लाइनें मिलके ये तस्वीर बनाती है, ठीक है। आए जी, आपने मुझे ये बताना है कि इस लाइन पे क्या प्रिंट होता है, फिर आपने मुझे ये बताना है कि इस लाइन पे क्या प्रिंट होता है। इसके अंदर पहली ये रे वो प्रिंट होगी। पहली ये रे की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। वैल्यू एड्रेस प्रिंट होगा। हाँ, वैल्यू तो कहीं से नहीं ना प्रिंट हो रही, वाई पीटीआर को वैल्यू प्रिंट कर रहे हो ना, तो वाई पीटीआर तो बस एड्रेस है, वो पॉइंटर प्रिंट हो जाएगा। एड्रेस चलो, एक कोई एड्रेस प्रिंट हो जाएगा ना, हमें नहीं पता कौन सा है, कोई खास एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी वाई पीटीआर जो है अब यहाँ से उठ के एक स्टेप एक सेल आगे चला जाएगा, आगे चला। ठीक है। फिर दोबारा वाई पीटीआर की वैल्यू वो कह रहा है कि प्रिंट करो, तो इधर भी एड्रेस प्रिंट होएगा, इधर भी एड्रेस प्रिंट होएगा, दोनों में फर्क होएगा। लेकिन
और फर्क कितनी का होएगा? 4 का। गुड। तो मैं इसको चला के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आउटपुट लिखी हुई है। तो जब पहली दफा प्रिंट करते हो तो 5 0 आ रहा है, जब दूसरी दफा प्रिंट करते हो तो 5 4 आ रहा है। 4 का फर्क होएगा क्योंकि इंटीजर की डेटा टाइप थी। ये बात जरा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड it actually jumps the number of memory spaces according to the data type. अगर तुम एक कैरेक्टर पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे तो वो 1 बाइट आगे जाएगा, अगर तुम इंटीजर पॉइंटर को करोगे तो वो 4 बाइट्स आगे जाएगा। पॉइंटर्स का बिहेवियर इसी तरह का है। ये क्या हो रहा है? सर ये पहले सेल का एड्रेस प्रिंट हो रहा है। अब प्रिंट नहीं हो रहा, असाइन हो रहा है। पहले सेल का एड्रेस असाइन कर रहा है वाईपीटीआर को। एग्जांपल में करते हैं, ये एग्जांपल है। हाँ जी, मुझे आपने अगेन सिर्फ ये बताना है कि आउटपुट क्या है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहली 3 लाइनें तो वही है ना, सेम, कि अरे बन रही है, वाई बन रहा है, वाई पीटीआर बन रहा है, ये सब सेम है। यही तस्वीर पीछे आपको दिमाग में बन जानी चाहिए। अच्छा, अब पहली बात ये है कि वाई सब 5 प्रिंट करना है, वाई स्क्वायर ब्रैकेट 5 प्रिंट करना है। तो क्या आउटपुट आएगी? 5वें सेल प्रिंट कर रहा है। 5वें सेल 0 1 2 3 4 5 25 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, पहले भी हम करते हैं। जो खास बात है वो ये है, यहाँ पे क्या होएगा? यहाँ पे 5वें सेल, यहाँ पे 5 सेल ऐड हो रहे हैं। हाँ, वाई पीटीआर पॉइंट करता है पहले की तरफ। जब +1 करोगे अगले की तरफ, +2 +3 +4 +5, तो ये इधर 25 की तरफ आ जाएगा। और क्योंकि स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब डी रेफरेंस होता है, विच मीन्स के वो उस सेल की वैल्यू प्रिंट कर देगा, वो भी 25 ही। पहले केस में भी 25 ही आएगा, दूसरे केस में भी 25 ही आएगा। तीसरा केस मैं तो कहूंगा इस वक्त इग्नोर कर दो तो बेहतर है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो कर लो, कि तुम पॉइंटर को भी एज एन अरे इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंटर और अरे जो है ना, ये आपस में बिल्कुल इंटरचेंजेबल है, क्योंकि अरे का नाम बजाते खुद एक पॉइंटर है। तो तुम उसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हो। बस इस वक्त मैं कहूंगा कि छोड़ ही दो उसको तो बेहतर है, कंफ्यूजन हो जाती है। आए जी, पढ़ी जाए और बस देखी जाए कि समझ आ गया। ठीक है, पहली 3 लाइनें बिल्कुल वही है ना, सेम। अरे बनाई, पॉइंटर बनाया, पॉइंटर को अरे की तरफ करवाया। अब सवाल सिर्फ ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा आराम से खुद करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले स्टार वाईपीटीआर की वैल्यू प्रिंट होएगी। तो सवाल ये है कि स्टार वाईपीटीआर क्या है? तो वाईपीटीआर इधर था, जब स्टार लगाते हो तो डी रेफरेंस होता है, तो इस सेल की वैल्यू, इस सेल में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती है, यानी फर्स्ट वैल्यू 10 प्रिंट हो जाती है। वेरी गुड, खत्म हो गई बात। उसके बाद लिखा हुआ है वाईपीटीआर को इंक्रीमेंट करो, विच मीन्स के वाईपीटीआर यहां से हट के अगले सेल की तरफ आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि इस सेल को प्रिंट करो, तो फिर वो ये वाला सेल, यानी ये पूरी अरे प्रिंट होएगी यूजिंग पॉइंटर्स। और ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, क्लियरली पूछा जाता है कि फलाना काम करो अरे के साथ, लेकिन यूजिंग पॉइंटर्स। बस भाई यहाँ पे रुकने लगा हूँ मैं। काफ़ी एग्जांपल्स, ये बिल्कुल दरमियान में है, अभी आधा टॉपिक रहता है। तो आपको लेक्चर 15 तक, हाँ 15 के एंड तक आपको बेसिकली पढ़ना चाहिए। 16 भी यही है, 16 भी पॉइंटर्स ही है, फिर इसको एंड करते हैं।
लो भाई, कोई मसला मसाइल, कोई असाइनमेंट, कोई चीज़ जो डिस्कस करना चाहते हो या ख़त्म करें? चलो ठीक है।